नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, एक सफल लीडर बनना चाहता है या फिर अपने कार्यस्थल पर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। आज हम हार्वर्ड बिजनेस एसेंशियल्स की एक बहुत ही शानदार किताब पावर, इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन यानी सत्ता, प्रभाव और अनुनय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी का सीईओ और उसके 3 शीर्ष मैनेजर एक कमरे में बैठे हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इस साल कर्मचारियों को कितना बोनस दिया जाए। मानव संसाधन यानी एचआर का वाइस प्रेसिडेंट कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का हवाला देते हुए एक बड़े बोनस की वकालत करता है और कंपनी की शानदार कमाई का तर्क देता है। प्रशासनिक निदेशक उसकी बात से सहमति जताता है, लेकिन वित्त निदेशक, जो खर्चों को नियंत्रित करती है, थोड़ा सतर्क रवैया अपनाते हुए कम बोनस देने का सुझाव देती है। उसका सीईओ पर इतना प्रभाव है कि वह बाकी दोनों की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। अंत में चारों एक ऐसे फैसले पर पहुंचते हैं जिसका कोई भी कर्मचारी विरोध नहीं कर पाता। यह फैसला अंतिम मंजूरी के लिए निदेशक मंडल के पास जाता है। निदेशक मंडल सीईओ पर भरोसा करता है, इसलिए अगर सीईओ $18 लाख का आंकड़ा सही बताता है तो वे मान जाते हैं। अगर कोई सवाल उठता है तो सीईओ उन्हें अपनी बातों से मना लेता है। यह एक काल्पनिक कहानी हो सकती है, लेकिन यह किसी भी संगठन में फैसले लेने की प्रक्रिया को बखूबी दर्शाती है। इसमें 3 चीजें स्पष्ट रूप से काम कर रही हैं: सत्ता, प्रभाव और अनुनय। सीईओ ने बोनस तय करने के लिए अपनी सत्ता का इस्तेमाल किया, वित्त निदेशक ने अपने प्रभाव का, और जहां असहमति थी वहां अनुनय यानी मनाने की कला का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, सत्ता का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर या संदेह पैदा हो जाता है। इतिहासकार लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। जब हम सत्ता के बारे में सोचते हैं तो हमें हिटलर जैसे तानाशाह याद आते हैं जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। इसी डर की वजह से कई लोग कार्यस्थल पर सत्ता हासिल करने से कतराते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना सत्ता के कोई भी संगठन नहीं चल सकता। अगर सरकार के पास टैक्स वसूलने की सत्ता न हो तो सड़कें और बुनियादी ढांचा कैसे बनेगा? अगर ट्रैफिक पुलिस के पास नियम लागू करवाने की सत्ता न हो तो सड़कों पर अराजकता फैल जाएगी। इसी तरह किसी कंपनी में अगर मैनेजर के पास काम करवाने, बजट पास करने या फैसले लेने की सत्ता न हो तो कंपनी डूब जाएगी। सत्ता का मतलब केवल तानाशाही नहीं है, बल्कि यह संसाधनों को बांटने और फैसले लेने की क्षमता है। कई कर्मचारी ऐसे मैनेजर के अधीन काम करना पसंद करते हैं जिसके पास सत्ता हो, क्योंकि एक शक्तिशाली बॉस ही उनके लिए संसाधन, प्रमोशन और बेहतर अवसर ला सकता है। बिना सत्ता वाले बॉस के अधीन काम करना अंधेरे में काम करने जैसा है, जहां निराशा और असंतोष ही हाथ लगता है। डेविड मैक्लेलैंड और डेविड बर्नहेम नाम के 2 शोधकर्ताओं ने बताया है कि मैनेजर 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं लोगों को खुश रखने वाले मैनेजर। ये वो लोग हैं जो सत्ता से ज्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। ये कठोर फैसले लेने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे लोग नाराज हो जाएंगे। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान जनरल जॉर्ज मैक्लेलन ऐसे ही इंसान थे।
वे अपने सैनिकों में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन वे अपनी सेना का इस्तेमाल करने से डरते थे। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को अंततः उन्हें हटाना पड़ा। दूसरे प्रकार के मैनेजर वे होते हैं जो व्यक्तिगत सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी टीम को मजबूत बनाते हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य अपनी खुद की ताकत बढ़ाना और अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा करना होता है। ये कंपनी के बजाय अपनी टीम के प्रति वफादार होते हैं, जिससे अक्सर दूसरे विभागों के साथ टकराव होता है। और तीसरे प्रकार के मैनेजर होते हैं संस्थागत मैनेजर। ये सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली मैनेजर माने जाते हैं। इन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग इन्हें पसंद करते हैं या नहीं, बल्कि ये अपनी सत्ता का इस्तेमाल संगठन की भलाई और उसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करते हैं। ये परिपक्व होते हैं, अपने कर्मचारियों को उनके अच्छे काम के लिए इनाम देते हैं और हमेशा कंपनी के हित को सर्वोपरि रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सत्ता आती कहां से है? कार्यस्थल पर सत्ता के मुख्य रूप से 3 स्रोत होते हैं। पहला है पद की सत्ता। यह वह सत्ता है जो आपकी कुर्सी या आपके टाइटल के साथ आती है। एक सीईओ के पास लोगों को नौकरी पर रखने या निकालने की सत्ता होती है। लेकिन आज के दौर में, जहां लोग आदेश मानने के बजाय सवाल पूछना ज्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ पद की सत्ता से काम नहीं चलता। अगर आप अपने कर्मचारियों पर सिर्फ आदेश थोपेंगे, तो वे अंदर ही अंदर आपसे नाराज हो जाएंगे और काम का स्तर गिर जाएगा। पद की सत्ता का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और तभी करना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। दूसरा स्रोत है संबंधों की सत्ता। यह एक अनौपचारिक सत्ता है जो लोगों के साथ आपके रिश्तों से पैदा होती है। किसी भी कंपनी में आप अकेले काम नहीं कर सकते। आप दूसरों पर निर्भर होते हैं और दूसरे आप पर निर्भर होते हैं। एक सेल्स मैनेजर को मार्केट रिसर्च टीम पर निर्भर रहना पड़ता है और रिसर्च टीम को सेल्स टीम के डेटा पर निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता को समझकर आप गठजोड़ या एलायंस बना सकते हैं। जब आप समान लक्ष्य वाले लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम काम करता है, पारस्परिकता का नियम या लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप आज किसी की मदद करते हैं, तो भविष्य में वह इंसान भी आपकी मदद करने के लिए बाध्य महसूस करेगा। मशहूर उपन्यास द गॉडफादर में डॉन वीटो कोरलियोन इसी तरह अपनी सत्ता बनाता है। वह लोगों की मदद करता है और बदले में लोग उसके प्रति वफादार हो जाते हैं। अगर आप कार्यस्थल पर लोगों की निस्वार्थ मदद करते हैं, तो आप अनजाने में ही अपनी संबंधों की सत्ता को बढ़ा रहे होते हैं। सत्ता का तीसरा और सबसे शक्तिशाली स्रोत है व्यक्तिगत सत्ता। जब आपके पास कोई पद नहीं होता और न ही कोई बड़ा नेटवर्क होता है, तब भी आप अपनी व्यक्तिगत सत्ता से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यह सत्ता आपके ज्ञान, आपकी विशेषज्ञता, आपके आत्मविश्वास और आपके संवाद कौशल से आती है। एडवर्ड्स डेमिंग का उदाहरण लीजिए। वे एक अमेरिकी सलाहकार थे जिनके पास कोई औपचारिक सत्ता नहीं थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने जापान की कंपनियों को गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल के ऐसे सिद्धांत सिखाए जिन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर दिया। उनकी विशेषज्ञता ही उनकी सबसे बड़ी सत्ता थी। अगर आप अपने काम में बहुत माहिर हैं, अगर आपके पास ऐसी जानकारी है जो दूसरों के पास नहीं है,
तो लोग खुद ब खुद आपकी बात सुनेंगे और आपके प्रभाव में आएंगे। आइए अब बात करते हैं प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस के बारे में। प्रभाव वास्तव में मखमल के दस्ताने में छिपी हुई सत्ता है। यह वह कला है जिससे आप बिना कोई आदेश दिए या बिना कोई जोर जबरदस्ती किए लोगों के व्यवहार और नजरिए को बदल देते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रभाव हमेशा दो तरफा होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों, तो आपको भी उनके प्रभाव को स्वीकार करने के लिए खुला रहना होगा। जो मैनेजर अपने कर्मचारियों की बात ध्यान से सुनता है, उनकी राय का सम्मान करता है, वह असल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा होता है। सक्रिय रूप से सुनना, बोलते समय लोगों की आंखों में देखना, उनकी बात पर ध्यान देना और सही सवाल पूछना, ये सब प्रभाव बढ़ाने के अचूक तरीके हैं। आप भौतिक चीजों का आदान प्रदान करके भी अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को रिश्वत दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप संसाधनों का सही इस्तेमाल करें। मान लीजिए आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो सोचिए कि आप बदले में उन्हें क्या दे सकते हैं। क्या आप उन्हें कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं? क्या आप उनके किसी प्रोजेक्ट में उनकी मदद कर सकते हैं? क्या आप उन्हें कोई ऐसा उपकरण दे सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है? जब आप लोगों की जरूरत की चीजें उन्हें देते हैं, तो वे आपकी बात आसानी से मान लेते हैं। लेकिन प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुनय या परसुएशन। जब आपके पास आदेश देने का अधिकार नहीं होता, तब आपको लोगों को मनाना पड़ता है। अनुनय एक कला भी है और विज्ञान भी। इसके 4 मुख्य तत्व होते हैं: विश्वसनीयता, श्रोताओं को समझना, मजबूत तर्क और प्रभावी संवाद। सबसे पहले आती है विश्वसनीयता। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते, तो वे आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। विश्वसनीयता 2 चीजों से मिलकर बनती है: सच्चाई और विशेषज्ञता। आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आपके प्रस्ताव में कोई कमी है, तो उसे छिपाने के बजाय खुलकर स्वीकार करें। इससे लोगों का आप पर भरोसा बढ़ेगा। अपनी बात को साबित करने के लिए सही आंकड़े और विशेषज्ञों की राय का इस्तेमाल करें। दूसरा तत्व है अपने श्रोताओं को समझना। आपको यह पता होना चाहिए कि फैसला लेने वाला असली इंसान कौन है। कभी-कभी जिससे आप बात कर रहे होते हैं, फैसला उसके हाथ में नहीं होता, बल्कि किसी और के हाथ में होता है। आपको यह भी समझना होगा कि लोगों की चिंताएं क्या हैं। क्या वे किसी बदलाव से डर रहे हैं? क्या उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर है? लोग अलग अलग तरह से फैसले लेते हैं। कुछ लोग बहुत तार्किक होते हैं, जिन्हें सिर्फ आंकड़े चाहिए होते हैं। कुछ लोग शक्की होते हैं, जिन्हें बहुत सारे सबूतों की जरूरत होती है। कुछ लोग दूसरों की देखा-देखी फैसले लेते हैं, और कुछ लोग सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। आपको सामने वाले के स्वभाव को पहचानकर अपनी बात कहने का तरीका बदलना होगा। तीसरा तत्व है मजबूत तर्क। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलता। आपके पास ठोस कारण होने चाहिए। आपको यह बताना होगा कि आपके विचार से कंपनी को या सामने वाले को क्या फायदा होगा। क्या इससे पैसे की बचत होगी? क्या इससे समय बचेगा? क्या इससे उनका काम आसान हो जाएगा? लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि आपकी बात मानने में उनका ही फायदा है। और चौथा तत्व है प्रभावी संवाद, जो सीधे तौर पर लोगों के दिमाग और दिल दोनों को छूता है। किसी को मनाने के लिए सिर्फ तर्क और आंकड़े काफी नहीं होते।
इंसान भावना प्रधान होता है। फैसले अक्सर भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं और बाद में तर्कों से उन्हें सही ठहराया जाता है। इसलिए अपनी बात को सिर्फ नीरस आंकड़ों के जरिए पेश न करें। कहानियों का इस्तेमाल करें। रूपक या मेटाफर का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी बात को एक कहानी के रूप में पेश करते हैं तो लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी ज्यादा मेहनत करें, तो उन्हें सिर्फ यह मत कहिए कि हमें मुनाफा बढ़ाना है। उन्हें याद दिलाइए कि कैसे अतीत में कंपनी ने मुश्किलों का सामना किया था और कैसे सभी ने मिलकर उस चुनौती को पार किया था। उन भावनाओं को जगाइए जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब आप किसी को मनाने की कोशिश करते हैं तो आपको अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग आपकी बात को नकार सकते हैं। ऐसे में गुस्सा होने या बहस करने के बजाय उनके विरोध के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। अक्सर विरोध के पीछे डर या अविश्वास छिपा होता है। हो सकता है कि वे बदलाव से डर रहे हों। उनकी बात को ध्यान से सुनें, उन्हें महसूस कराएं कि आप उनकी चिंताओं को समझते हैं। जब आप उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं तो उनका विरोध खुद ब खुद कम हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अनुनय के 6 ऐसे ट्रिगर खोजे हैं जो लोगों के दिमाग पर तुरंत असर करते हैं। पहला है कंट्रास्ट या विषमता। अगर आप किसी को कोई महंगी चीज बेचने से पहले उससे भी ज्यादा महंगी चीज दिखाते हैं तो पहली चीज उन्हें सस्ती लगने लगती है। दूसरा है समानता। हम उन लोगों की बात जल्दी मान लेते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। इसलिए सामने वाले के साथ कुछ समान रुचियां खोजने की कोशिश करें। तीसरा है पारस्परिकता, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। पहले कुछ दें, फिर कुछ मांगें। चौथा है सामाजिक प्रमाण। लोग वही करना पसंद करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। अगर आप यह साबित कर दें कि कई लोग आपके विचार का समर्थन कर रहे हैं तो बाकी लोग भी मान जाएंगे। पांचवा है प्रतिबद्धता। अगर आप किसी से कोई छोटा सा वादा लिखित में ले लेते हैं तो वे बाद में आपकी बड़ी बात भी मान लेंगे। और छठा है अधिकार या अथॉरिटी। लोग विशेषज्ञों और वर्दीधारी लोगों की बात आसानी से मान लेते हैं। इसलिए अपनी विशेषज्ञता को सही तरीके से पेश करें। इन सब के अलावा अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। प्राचीन यूनानियों ने प्रस्तुति देने का एक बहुत ही शानदार तरीका विकसित किया था जो आज भी उतना ही कारगर है। इसके 5 हिस्से होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, जिसमें आप दर्शकों का ध्यान खींचते हैं, उनकी तारीफ करते हैं या कोई ऐतिहासिक संदर्भ देते हैं। फिर आता है वृत्तांत या कहानी, जिसमें आप असल समस्या को एक दिलचस्प कहानी के रूप में पेश करते हैं। इसके बाद आता है तर्क, जहां आप अपने विचार और सबूत पेश करते हैं। चौथा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, खंडन। इसमें आप खुद ही उन सवालों या आपत्तियों को उठाते हैं जो दर्शकों के मन में आ सकते हैं और फिर उनका तार्किक जवाब देते हैं। इससे दर्शकों को लगता है कि आपने हर पहलू पर विचार किया है। और अंत में निष्कर्ष, जहां आप एक स्पष्ट संदेश के साथ अपनी बात खत्म करते हैं और बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए। प्रेजेंटेशन देते समय दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पावर पॉइंट स्लाइड्स को शब्दों से मत भरिए। लोग वहां आपको सुनने आते हैं,
स्क्रीन पर लिखा हुआ पढ़ने नहीं। स्लाइड्स पर सिर्फ मुख्य बिंदु। आसान ग्राफ या चार्ट होने चाहिए। अगर आपको रुझान दिखाना है तो लाइन चार्ट का इस्तेमाल करें। अगर तुलना करनी है तो बार चार्ट का इस्तेमाल करें। और अगर किसी चीज के हिस्से दिखाने हैं तो पाई चार्ट का इस्तेमाल करें। दृश्यों को जितना हो सके सरल और स्पष्ट रखें। पॉडकास्ट के इस अंतिम भाग में हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर पहलू पर बात करेंगे, नैतिकता या एथिक्स। हमने सत्ता हासिल करने, प्रभाव बढ़ाने और लोगों को मनाने के कई तरीके सीखे, लेकिन इन सब का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, यह बहुत मायने रखता है। एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। सत्ता और प्रभाव का भी यही हाल है। इनका इस्तेमाल अगर सही मकसद के लिए किया जाए तो यह संगठन और समाज का भला कर सकता है। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल सिर्फ अपने स्वार्थ, अहंकार या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो यह बहुत विनाशकारी हो सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर प्रिजन एक्सपेरिमेंट का उदाहरण याद कीजिए, जहां कुछ आम छात्रों को जेल के गार्ड का रोल दिया गया और उन्हें सत्ता दी गई। कुछ ही दिनों में वे इतने क्रूर हो गए कि उन्होंने कैदियों का रोल कर रहे दूसरे छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह प्रयोग साबित करता है कि जब इंसान के हाथ में बिना किसी रोक-टोक के सत्ता आ जाती है तो उसके अंदर का शैतान जाग सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल हमेशा नैतिक दायरे में रहकर करें। किसी को धोखा देकर, झूठे आंकड़े पेश करके या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना काम निकलवाना अनैतिक है। हो सकता है कि ऐसे हथकंडों से आपको तात्कालिक सफलता मिल जाए, लेकिन लंबी अवधि में यह आपकी छवि और आपकी विश्वसनीयता को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। एक बार जब लोगों को पता चल जाता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है तो वे जीवन भर आप पर भरोसा नहीं करेंगे। एक सच्चा लीडर वह होता है जो अपनी टीम के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आता है, जो कंपनी के नियमों और मूल्यों का पालन करता है और जो हमेशा विन विन यानी दोनों पक्षों की जीत की स्थिति तलाशता है। संगठनों को भी चाहिए कि वे नैतिकता को बढ़ावा दें। पदोन्नति और इनाम देते समय सिर्फ इस बात का ध्यान न रखा जाए कि किसने कितना मुनाफा कमाया, बल्कि यह भी देखा जाए कि उस मुनाफे को कमाने का तरीका कितना नैतिक था। जो मैनेजर अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों को आगे बढ़ाने, सही जानकारी साझा करने और संगठन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए करते हैं, वे ही असल में लंबे समय तक टिकते हैं और याद रखे जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का सार यही है कि सत्ता कोई बुरी चीज नहीं है। यह एक औजार है। प्रभाव लोगों के साथ मिलकर काम करने की एक खूबसूरत प्रक्रिया है। और अनुनय यानी मनाना, अपने विचारों को दूसरों तक इस तरह पहुंचाने की कला है कि वे उसे अपना मान लें। जब आप अपनी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, लोगों की भावनाओं और तर्कों को समझते हैं और पूरी नैतिकता के साथ इन कौशलों का उपयोग करते हैं, तो आप न सिर्फ एक बेहतरीन मैनेजर बनते हैं, बल्कि एक ऐसे प्रेरणादायक लीडर बन जाते हैं जिसके पीछे लोग अपनी मर्जी से चलना पसंद करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इन रणनीतियों को अपने पेशेवर जीवन में जरूर अपनाएंगे। अपने श्रोताओं को समझने की कोशिश करें, उनके साथ सहानुभूति रखें, अपने तर्कों को मजबूत बनाएं और अपनी बातों में कहानी और भावनाओं का सही संतुलन रखें। ऐसा करके आप किसी भी बोर्डरूम,
किसी भी मीटिंग या किसी भी चर्चा में अपनी एक अलग और अमिट छाप छोड़ सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीडरशिप और सफलता के ऐसे ही और भी शानदार विषयों के साथ हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने प्रभाव से इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते रहिए। धन्यवाद और शुभ दिन शुभ हो।